दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जनरल में जैसे कि SSC, रेलवे, BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी उपयोगी होंगे, या फिर जहाँ कहीं भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये सही है, कथन सही हो गया। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो सीमा है। ठीक है, सीमा होता है तो ये गलत हो गया। ठीक है, कारण गलत हो गया, तो ए सही परंतु आर गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही किंतु आर गलत है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से समझ आएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। ध्यान रखेंगे, संविधान के अंतर्गत ही राष्ट्रपति भी कार्य करते हैं, इसका मतलब कि सीमाएं हैं राष्ट्रपति पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन क्या है? भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है, कथन सही हो गया। और क्या बोल रहा है कारण में? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ये भी सही है, कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही हो गया। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ये इस तरह का स्टेटमेंट जो होता है कथन ए ऑप्शन में होता है, लेकिन यहाँ सी में दिया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब कि कई बार होता है कि लोग समझते हैं कि पहले वाले में ही सही व्याख्या वाला ऑप्शन होगा और गलत मार सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी में दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे चुनाव किया जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं होते हैं, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं, और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं है। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, चुना जाता है। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो 1, 3 और 4 सही हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार 1, 3 और 4, डी आंसर सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतर स्थापित किया गया था दिल्ली और पुडुचेरी को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते हैं ना, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो गया, पहला गलत। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो दूसरा सही। और तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो देखिए बोल रहा है राज्य विधानसभाओं के, दूसरा तो सही है, तीसरा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये तीसरा भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली और पुडुचेरी के पास चूंकि विधानसभा है, तो उसके सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है। लेकिन ये तीसरा गलत भी हो सकता है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? तो 8 हैं, लेकिन आठों में सिर्फ 2 ही के पास अभी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का भी आ गया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर का कभी वैसा वो नहीं किया गया, अभी दिल्ली और पुडुचेरी ही शामिल होते हैं, तो तीसरा गलत भी हो सकता है, दूसरा ही सही मानिए। लेकिन यहाँ बी आंसर मान सकते हैं, बी ही आंसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, मतलब इलेक्टोरल रोल में कौन से सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य सही है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ये भी सही है, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी सही है, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य तो ये नहीं,
ठीक है, 1 2 3 सही है तो सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव मतलब कि इलेक्टोरल रोल में शामिल होते हैं और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने? भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा। ठीक है, 50 सदस्य। और 50 सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है और फिर उसका अनुसमर्थन भी 50 सदस्य द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 सदस्य द्वारा। ठीक है, यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है तो स्टार बना देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 50 सदस्य। देखिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ आएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों व विधायकों, ठीक है, 50 उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचकों मतलब निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुसमर्थकों के संख्या 10 थी। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रस्तावकों और अनुसमर्थकों की संख्या 10 थी 1997 से पहले, लेकिन अब कितनी है? तो 50 सदस्य द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और अनुसमर्थन 50 सदस्य द्वारा होना चाहिए। ठीक है, सांसदों या विधायकों मतलब 50 सांसद या विधायक द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा नाम और फिर अनुसमर्थन 50 द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है? तो एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य इक्वल टू कितना होता है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य कुल मान मतलब सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो निकल जाता है संसद सदस्य के मत का मूल्य निकल जाता है, मूल्यांकन निकल जाता है। ठीक है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन कितना? तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर निकलता है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहां एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल विकल्प 2 सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन कैसे निकलता है? तो राज्यसभा की ये राज्य की जनसंख्या और बटे कितना? तो राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000 से करते हैं तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन निकलता है। ठीक है, और संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन कैसे निकलता है? तो सभी निर्वाचित विधानसभा
सदस्यों के मतों का कुल मान और बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर निकलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कैसे पात्र नहीं होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब वो मतदान नहीं करेगा मुख्यमंत्री। ठीक है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या है? तो अभी 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर। ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था। अब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे। 1971 की जनगणना के अनुसार ही अभी तक जनसंख्या का निर्धारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से क्या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखते हैं क्या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। तो पढ़ा लिखा हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो ऐसा आवश्यक नहीं कहा गया है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पढ़ा लिखा होना कोई ऐसा जरूरी नहीं है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए? नहीं, जन्मा नागरिक नहीं, मतलब भारत का नागरिक होगा तो वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो ये गलत हो गया पहला। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, तो ये सही है। दूसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तब राष्ट्रपति चुनाव में ये चुने जाने के लिए वो योग्य होगा। संसद नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए राष्ट्रपति को। तो सिर्फ दूसरा आंसर सही, दूसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो वह राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपने सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा? नहीं। अपने निर्वाचन से 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी? नहीं। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये सही है, सी सही हो जाएगा। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 है। ठीक है, पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? किसे सौंपा जा सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा करके। ठीक है, डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान का जब अतिक्रमण किया जाता है तभी उनको महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग प्रक्रिया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो महाभियोग द्वारा, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ऐसा महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया द्वारा संभव है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग, सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, सी आंसर हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है, कोई भी सदन महाभियोग। ठीक है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर ध्यान रखेंगे, इस शब्द भी, संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तब उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों लगा सकती है महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा
महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है महाभियोग लाना हो तो राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं जो है निर्वाचक गण में तो भाग लेते हैं। ये मतलब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचक गण के तो भाग हैं राज्य के विधानसभाएं, लेकिन जब महाभियोग चलाया जाता है तो ये भाग नहीं होते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही महाभियोग चला करके और राष्ट्रपति को हटाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। जो विधान परिषदें हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक गण की भाग नहीं है, लेकिन विधानसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक गण की भाग हैं, लेकिन जब महाभियोग चलाया जाता है तब भाग नहीं होते हैं। डिटेल्स ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो कितने टाइम में भर लेना चाहिए? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने में भर लेना चाहिए। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 महीने में भर लेना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति उन अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में ही, मतलब 6 महीने में ही भर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। डी आंसर हो जाएगा, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 माह तक कार्य कर सकता है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 महीने तक कार्य करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा।
यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है, ठीक है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार ऐसा है। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, देखिए यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय उपलब्ध नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर वो भी उपलब्ध नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उस समय उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ध्यान रखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड जो है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, अनुच्छेद 53 में है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, किनमें? तो राष्ट्रपति में निहित है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को
किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो कथन सही हो गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। और कारण क्या है? कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर मतलब कथन कारण दोनों सही है, किंतु कारण सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ऐसा है नहीं, राष्ट्रपति में निहित है कार्यपालिका शक्तियां, तो पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, हाँ ये भी सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन को साथ साथ करते चलेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन आसपास से और समझने में भी, क्वेश्चन को समझने में आसानी होता है और धीरे धीरे दिमाग में छपता चला जाएगा और आसपास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है फिर भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में भी सम्मिलित हो सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। डी आंसर हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? किसमें? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हो आपके फ्रेंड लोग, तो उनको शेयर कर दीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो जब डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप इन वीडियो का उपयोग अपनी तैयारी को बेहतर करने में कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।